हेयर ट्रांसप्लांट के 10 सबसे बड़े मिथ। सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद फिर से सारे बाल झड़ जाते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? क्या हेयर ट्रांसप्लांट बहुत दर्दनाक होता है? और क्या एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो दोबारा लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होती? अगर आपने भी इनमें से कोई भी बात सुनी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आनंद गौतम, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, एस्थेटिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। और आज हम हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े जो टॉप मोस्ट 10 मिथ्स हैं उनका साइंटिफिक रूप से एनालिसिस करके आपको पूरी जानकारी आपको सही तरह से बताएंगे और समझाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी लेके कोई भी अपना एक फैक्ट बना ले रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक चेकलिस्ट भी दूंगा जिसके आप खुद अपना एनालिसिस करके ये जान लेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए है या नहीं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज हेयर ट्रांसप्लांट पर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी बातें आधी अधूरी और कुछ बड़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं जो कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सही नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं वो टॉप 10 मिथ्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि सिर के पीछे वाले हिस्से से कुछ बाल निकालकर जहां भी आपके आगे या क्राउन में बाल नहीं है वहां पर वो बाल लगाए जाते हैं। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बताएं तो हेयर ट्रांसप्लांट यही होता है। जो बाल लगाते हैं हम उन बालों को डोनर हेयर कहते हैं। ये बाल नॉर्मली डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से कम सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये हमारे जहां पर लगाए जाते हैं वहां पर लंबे समय तक टिके रहते हैं। लेकिन याद रखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कोई जादू नहीं है। यह एक वैज्ञानिक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें सही योजना, सही सर्जन और सही प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अगर सही मरीज का चयन हो, सही प्लानिंग की जाए, सही सर्जन से कराई जाए और सही आफ्टर केयर हो, तो परिणाम बहुत अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन इनमें से एक भी चीज अगर इनइफेक्टिव है या सही नहीं है तो रिजल्ट काफी खराब भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टॉप 10 मिथ्स इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। मिथ नंबर 1, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमारे बाल कभी नहीं झड़ते। यह सबसे बड़ा मिथ है। तो सच्चाई क्या है? बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट में हमारे पीछे के बाल आगे की तरफ शिफ्ट किए जाते हैं या लगाए जाते हैं। लेकिन यदि आपकी मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो जो नेटिव साइड पे यानी रिसिपिएंट साइड पे जो पुराने हेयर हैं वो हो सकता है कि आपके आगे भी गिर जाए। अगर यही मेल पैटर्न बाल्डनेस या जो भी आपके रीजन है, जेनेटिक्स या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उनकी वजह से आपके पुराने बाल गिर रहे हैं, तो हो सकता है कि जहां पर आपका डोनर एरिया है, जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट कराए गए हैं, वहां बाल कम हो जाएं और आपकी डेंसिटी भी कम दिख सकती है वहां पर, जिसके कारण हो सकता है कि कई साल के बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट खराब दिखे। एक सिंपल उदाहरण से मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लीजिए आपने खेत में नए पौधे लगा दिए और उनकी तो अच्छे से देखभाल कर ली, लेकिन जो पुराने पौधे हैं उनकी देखभाल नहीं करी आपने, तो हो सकता है कि वो पुराने पौधे कम हो जाएं, जिसके कारण आपकी ओवरऑल जो पौधे हैं वो कम दिखें। यही सेम कॉन्सेप्ट हेयर ट्रांसप्लांट में भी होता है। हम अपने नए बालों की तो अच्छे से केयर कर लेते हैं, पर जो पुराने बाल रहते हैं उनमें वो बाल्डनेस वाली समस्या चलती रहती है, तो वो गिर जाते हैं, जिसके कारण ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है और हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा सा कम दिखने लगता है। लेकिन ये हो सकता है कि जो हमने नए बाल लगाए हैं वो ना गिरे, पर आपके जो ओल्ड हेयर हैं, जो पुराने हेयर हैं साथ में रहते हैं, वो आगे गिर जाए। यही कारण है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम पीआरपी या जीएफसी, फिनेस्ट्राइड, मिनोस्टिडिल, हेयर सीरम और सप्लीमेंट मेडिसिन या विटामिन जो हैं आपको कहते हैं कि आप वो भी कंटिन्यू करें, ताकि आपके जो नेटिव हेयर हैं वो बने रहें, वो गिरे नहीं। टेक होम मैसेज है इसमें, हेयर ट्रांसप्लांट बाल्डनेस की क्योर नहीं करता, यह केवल बाल्ड एरिया को कवर करता है। अब हम डिस्कस करते हैं मिथ नंबर 2। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत दर्दनाक सर्जरी होती है। अधिकांश लोग हेयर ट्रांसप्लांट अपना इसी वजह से नहीं करवाते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारा दर्द होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैक्सिमम हेयर ट्रांसप्लांट जो अभी हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, और अभी रिसेंट टाइम में इतने अच्छे एनेस्थेटिस्ट या लोकल एनेस्थीसिया अवेलेबल हो गए हैं कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता है। इवन हेयर ट्रांसप्लांट कराते समय मरीज टीवी देख सकता है, फोन पर बात कर सकता है, फोन पर मूवी देख सकता है, गाने सुन सकता है।
पेन सिर्फ जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं इनिशियली में, तब थोड़ा सा आपको बर्निंग या पिन प्रिकिंग सेंसेशन होता है। उसके बाद पूरी सर्जरी जो होती है वो आपकी पेन फ्री होती है। आप खुद ही सोचिए कि यदि किसी मरीज को इतना दर्द हो रहा हो तो वो 6 से 8 घंटे की सर्जरी कैसे करवाएगा। सर्जरी के बाद आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन जो आपको पेन किलर दिए जाते हैं उससे वो पेन भी कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे डेंजरस मिथक की। मिथ नंबर 3, हर व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है। ये सबसे खतरनाक मिथ है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया है कि हेयर ट्रांसप्लांट उन मरीजों के लिए होता है जिनकी हेयर रूट डैमेज हो गई हो, ना कि जिनके हेयर फॉल हुए हो। हेयर फॉल को मेडिसिन के द्वारा, सप्लीमेंट, जीएफसी, पीआरपी, एक्सोसोम थेरेपी, साल्मन डीएनए के द्वारा दोबारा ठीक किया जा सकता है। पर यदि उनकी हेयर रूट ही डैमेज हो गई हो तो कोई भी मेडिसिन उस पर वर्क नहीं करेगी। आइडियली हेयर ट्रांसप्लांट उन मरीजों के लिए होता है जिनकी हेयर रूट डैमेज हो गई हो। हेयर ट्रांसप्लांट उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है, और इन ट्रांसप्लांट कराते समय हमें ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और कुछ मामलों में हमको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि हमारी उम्र 18 से 22 साल की है, तब उसमें क्या उम्र कम होती है, बाल बहुत तेजी से झड़ रहे होते हैं, डोनर एरिया कमजोर होने जाता है आगे के सप्लीमेंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जिनमें एलोपेशिया एरेटा हो, जिनमें अनकंट्रोल डायबिटीज हो, स्कैल्प इन्फेक्शन हो, उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि यदि हमने 18 से 20 साल की उम्र में बिना प्लानिंग कराए हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो हो सकता है कि हमारे जब फ्यूचर में हेयर लॉस हो तो हमारे लिए डोनर एरिया ही ना बचे, या डोनर एरिया की डेंसिटी बहुत कम हो जाए। सही तरीका क्या है कि बेसिकली आप सबसे पहले अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलें, बाल्डनेस के तरीके के या जो भी उसका रीज़न है उसको प्रॉपर इवेल्युएट करें, प्रॉपर मेडिकल जेनेटिक हिस्ट्री अपनी आइडेंटिफाई करें, कॉज को आइडेंटिफाई करें, उसको दूर करें, एनालाइज करें अपने हेयर के पैटर्न को। यदि हेयर रूट डैमेज हुआ हो तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। याद रखिए, हर बाल्डनेस या गंजापन हेयर ट्रांसप्लांट से ठीक नहीं होता है, उसके लिए और भी मेथड्स अवेलेबल हैं। मिथ नंबर 4, हेयर ट्रांसप्लांट 100% गारंटीड होता है। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी भी चीज़ नहीं होती है जो 100% गारंटी के साथ होती है। यदि कोई क्लिनिक, कोई डॉक्टर आपको ये गारंटी दे रहा हो कि रिजल्ट आपका 100% हो रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं कराएं। नॉर्मली 85 टू 90% यदि आपके लगाए हुए हेयर रूट्स सर्वाइव करते हैं तो वो आइडियल हेयर ट्रांसप्लांट माना जाता है। रिजल्ट नॉर्मली बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। डोनर एरिया की क्वालिटी, डोनर हेयर की क्वालिटी, ग्राफ्ट सर्वाइवल, सर्जन का अनुभव, इम्प्लांटेशन का एंगल, इम्प्लांटेशन की प्लानिंग, ब्लड सप्लाई, स्मोकिंग, अल्कोहल, आपकी पोस्ट ऑप केयर। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर जो आपके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। तो वास्तविक जो फैक्ट है इसमें, यदि आपका रिजल्ट 85 से 90% भी मिलता है तो वो एक आइडियल हेयर ट्रांसप्लांट होता है। गलत एक्सपेक्टेशन। बहुत से मरीज ये सोचते हैं कि एक सेशन के बाद हमको 18 से या 16 साल की उम्र का हमको हेयर डेंसिटी मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। नंबर 5, FUE FUT से बेहतर होता है। देखिए, अभी आपको जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, इंटरनेट पर हैं, आपको चारों तरफ FUE या FUE के बारे में ही बताया जा सकता है। डेफिनेटली FUE के एडवांटेज हैं, पर सर्टेन स्टेज पर FUT के भी एडवांटेज होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा तो अपना रिसिपिएंट एरिया हो, हेयर लॉस ग्रेड 5 या ग्रेड 6 का हो, तो FUE और FUT को कंबाइन करके भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल FUE मेथड ही है, FUT का भी एक अपना अलग रोल होता है। अगर अभी तक आपको वीडियो देख के लग रहा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक टेक्निक का खेल है, नंबर 6, डोनर एरिया कभी खत्म नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि डोनर एरिया में भी लिमिटेड हेयर होते हैं। जैसे कि हमारा बैंक होता है, हम जितने पैसे रखते हैं बैंक में उतने ही पैसे होते हैं, और जैसे जैसे हम पैसे निकालते जाते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस भी कम हो जाता है। इसी तरह जैसे तरह हम हेयर ट्रांसप्लांट एक बार करते हैं तो हमारी हेयर डेंसिटी डोनर एरिया की भी कम हो जाती है, और यदि हम सेकेंड टाइम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो डेफिनेटली है कि वहाँ की डेंसिटी कम हो चुकी होती है।
औसतन एक बार में मैक्सिमम 4000 से लेके 7000 तक ही बाल निकाले जा सकते हैं। अगर ओवर हार्वेस्टिंग कर दी जाए या फ्रीक्वेंटली सेकेंड टाइम जल्दी वहां से हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो हो सकता है कि आपके वहां पर भी बाल पतले हो जाएं और वहां पर भी आपको बाल्डनेस दिखने लगे। सो कम उम्र में बहुत जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो सकता है कि फ्यूचर में आपको दिक्कत दे डोनर एरिया की। मिथ नंबर 7, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमें कोई भी आफ्टर केयर या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि सच्चाई ये है कि जो मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं वो आपके नए हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ की हेल्प के लिए, और जो आपके पुराने हेयर होते हैं नेटिव हेयर उनको मेंटेन रखने के लिए दी जाती है। नॉर्मली वो दवाइयाँ होती हैं मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, हेयर सीरम्स, बायोटीन, डिफरेंट विटामिन सप्लीमेंट्स, आयरन, विटामिन B12, ये सब आपकी ओवरऑल जो हेयर की ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करते हैं। टेक होम मैसेज है इसमें, हेयर ट्रांसप्लांट प्लस मेडिसिन, देयर इज लॉन्ग टर्म रिजल्ट। मिथ नंबर 8, एक सेशन में हमको फुल डेंसिटी मिल जाए। मैक्सिमम सोशल इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर को देख के लोग यही समझते हैं कि भैया हम तो एक ही बार में सारी डेंसिटी मिल जाए, सब काम हमारा एक ही बार में है, जबकि ऐसा नहीं होता है। डेंसिटी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका डोनर एरिया कैसे है, आपकी हेयर की क्वालिटी क्या है, आपकी बाइल्डनेस किस ग्रेड की है, हेयर की क्वालिटी क्या है, हेयर का एंगल क्या है, आपकी जो हेयर लाइन है उसका क्या स्टेटस है। तो एक ही चीज़ नहीं है कि बस आपने चाहा और हेयर डेंसिटी मिल जाए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसको डिसाइड करने में। कभी कभी 2 सेशन भी लग जाते हैं डेंसिटी देने में। यदि बहुत बड़ा एरिया है आपका रेसिपिएंट साइड में और डोनर एरिया कम है तो पहली बार में हम सिर्फ उसको हेयर लाइन और उसमें बाल लगाते हैं, और जब सेकेंड टाइम हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब डेंसिटी आपको सेकेंड टाइम में दे दी जाती है। मिथ नंबर 9, हेयर ट्रांसप्लांट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है थी। जी नहीं, ऐसी कोई भी सर्जरी या ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, सही मरीज, सही टेक्निक, सही सर्जन, सही क्लिनिक, साइड इफेक्ट मिनिमम होते हैं। सामान्यतः थोड़ी स्वेलिंग, पेन, बर्निंग सेंसेशन या रेडनेस हो सकती है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वेलिंग आ सकती है जो कि 3 से 5 दिन तक रह सकती है आपके फेस पर। इसके अलावा कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वो भी प्रॉपर मेडिकेशन, आइस पैक वगैरह इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर को कब दिखाना है? जब बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो, उसमें से पस आने लगे, रेडनेस और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पूरे फेस पर हो जाए, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मिथ नंबर 10, सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा होता है। देखिए, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे आप जैसे ही खोलेंगे आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये क्लिनिक के बारे में ऐड, वो क्लिनिक के बारे में ऐड, आपको हर दिन भर में बहुत सारे ऐड देखने को मिले। पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, उनमें कभी भी डॉक्टर के बारे में नहीं बताया जाता है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं दिखा। वो सिर्फ आपको क्लिनिक दिखाते हैं और अपने ऑफर देते हैं। 20,000 में हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे, 25,000 में ट्रांसप्लांट करा रहे, स्पेशल ऑफर 30,000 में ट्रांसप्लांट करा रहे। ये हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि जब तक आप उनके क्लिनिक में जाके उनके रजिस्टर्ड होके चेक नहीं करें, डॉक्टर के बारे में ना जानें, आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं। सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है कि बाद में आपको उसकी केयर और उसके कॉम्प्लिकेशन को निपटाने में उससे डबल खर्चा हो जाए। तो सिर्फ कीमत मत देखिए, आप अपने सर्जन को जानिए, उसकी डिग्री को जानिए, क्लिनिक रजिस्टर्ड है कि नहीं है ये देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर कर रहा है कि टेक्नीशियन कर रहा है उसके बारे में पता करें, ओटी में जहाँ पर ट्रांसप्लांट हो रहा है उस ओटी का जाकर इंस्पेक्शन करें, वहाँ की क्वालिटी देखें, ऑटोक्लेव वगैरह का स्टेटस जानें, सर्जन की पूरी जानकारी लें, उसके अनुभव को जानें, उससे बात करें, उसके बाद ही आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। कीमत देखकर हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं। एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन या एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्वालिटी के साथ मिनिमम 50,000 प्लस में होता है। अगर इससे सस्ता हो रहा है, इससे वो हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर वो कॉम्प्रोमाइज होगा। अब आखिर में मैं आपको वो चेकलिस्ट दे रहा हूँ कि ये आप अपनी चेकलिस्ट चेक कर लें कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट हैं कि नहीं। क्या आपकी उम्र 25 साल है या उससे कम है? क्या पिछले 1 साल से आपका हेयर लॉस स्टेबल है या कम हो गया है? क्या आपका डोनर एरिया सफिशिएंट है? क्या आपको डायबिटीज़ या कोई अन्य मेडिकल इलनेस है? क्या आप अपनी आफ्टर केयर कर पाएंगे? क्या आप 5 से 6 घंटे की जो सर्जरी होगी उसके लिए मेंटली एंड फिजिकली तैयार हैं?
यदि इन सब का आंसर यस है तो डेफिनेटली आप एक आइडियल कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। तो फाइनली कंक्लूड करें कि हमने आज टॉप 10 मिथ्स की पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से इनकी सच्चाई जानी। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट उस वक्त जो स्टेटस है आपके गंजेपन का, उसका इलाज है, परमानेंट हेयर फॉल का क्योर नहीं है। सही प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डोनर एरिया लिमिटेड होता है। दवाइयाँ पोस्ट ऑप केयर में बहुत ज़रूरी होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सर्जन होता है जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट करता हो। सस्ता ट्रीटमेंट हमेशा अच्छा नहीं होता है। पूरी जानकारी लें, पूरी इंक्वायरी लें, उसी के बाद अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। यदि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो किसी बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से मिलें, उससे अपना एवेल्यूएशन कराएं और उसके बाद ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करें। उम्मीद है कि आज के वीडियो के बाद आपकी हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई बहुत सारे मिथ्स या गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। याद रखिए, सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जिनको हेयर फॉल की समस्या हो रही है और जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपका मेरी ओर से आपसे मिस ना हो। आने वाले वीडियो में हम प्लास्टिक सर्जरी से कॉस्मेटिक सर्जरी में और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और बहुत सारी टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, उनके पॉजिटिव, उनके नेगेटिव, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर आनंद गौतम, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और सही जानकारी के साथ सही फैसले कीजिए। नमस्कार।